समय आपसे कह रहा है दोस्तों, उठो मेरे साथ चलो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। हासिल करने का वक्त आ चुका है दोस्तों, चंद लम्हे बचे हैं, कुछ घंटों में आपको तैयारी करनी है। तो फटाफट एक फास्ट रिवीजन लेकर मॉडल पेपर आए हैं जिसमें आप पूरा एक फास्ट रिवीजन करेंगे, शॉर्ट में आंसर बताएंगे आपको और अच्छे से आप उसे समझकर लिख पाएंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए, हूबहू पेपर आपको देखने को ऐसे मिलेगा। यहाँ पे पेपर पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है अपने पेपर में आप अपना रोल नंबर लिख देना, यहाँ पे अपना आप नाम लिख देना। फिर इसके बाद जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें निर्देश दिखाई देंगे जिसमें जो है 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, 9 से लेकर 16 तक अति लघु क्वेश्चन होगा जिसका उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना होगा, और 17 से लेकर 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर 50 शब्दों में देना होगा। और इसके बाद 23-24 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा। 25 और 26 आपका मानचित्र क्वेश्चन होगा। कभी कभी मन में डाउट ये होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कितना पेज में लिखें, तो आपको कम से कम 2 पेज में आंसर कंप्लीट करना है। कम से कम 2 पेज में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज में, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और जो आपका 50 शब्द में जो आपका लघुत्तरीय है ये कम से कम 1 पेज में लिखेंगे। अगर ज़्यादा आप लिख रहे हैं तो 2 पेज से इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आगे क्वेश्चन छूट सकते हैं। सारे क्वेश्चन करके आएंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग है, ल इस्पात उद्योग है यहाँ पे, या सूती बस उद्योग है, या फिर उद्योग रसायन है, या फिर सीमेंट उद्योग है। तो जो सूती बस उद्योग है ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कपास से कपड़ा बनता है यानी सूती बस उद्योग बनता है, और कृषि में कपास उत्पादन होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन की मानव विकास सूचकांक या मानव विकास स्तर वाले देश में मानव विकास सूचकांक का मान होता है। तो जो मानव विकास स्तर वाले देश होते हैं उसमें मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? 0.6 से ऊपर, या 0.7 से ऊपर, 0.8 से ऊपर, या फिर 0.9 से ऊपर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 0.8 से ऊपर, इसमें सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में भूमध्य रेखीय वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य रेखीय वनों के लिए प्रसिद्ध है भारत, चीन, इंडोनेशिया, चिली। तो इसमें राइट आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला यहाँ पे है कि बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है भूमध्य सागर से, हिंद महासागर से होकर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर, या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होकर, या फिर प्रशांत महासागर से। तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन से कृषि के प्रकार में विकास यूरोपीय समुदाय द्वारा किया गया था? कोल खहोज, अंगूर उत्पादन, रोपड़, या फिर मिश्रित कृषि। तो जो है यूरोपीय समुदाय के द्वारा इसमें रोपड़ कृषि किया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6वें पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह अयस्क उत्पादन या लौह इस्पात के उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र, महान झील, अटलांटिक तट, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी अपलेशियन जो क्षेत्र है यहाँ पे लौह इस्पात उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। में राइट आंसर आपका पहला वाला असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि आईटीडीपी का पूरा नाम क्या है? संदर्भित वर्णित नाम बताना है, मतलब पूरा नाम इसका पूछा है। तो समन्वय जनजाति विकास कार्यक्रम, ही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समन्वय जनजाति विकास में जो है कार्यक्रम हो जाएगा। ये थे 8 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अब बात करते हैं, शॉर्ट में समझाएंगे आपको अति लघु प्रश्न को। दोस्तों बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। लघु उत्तरीय जो है जो आपका अति लघु प्रश्न होगा, 2 अंक का प्रश्न रहेगा, कैसे आप इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उड़ीसा के प्रमुख लौह अयस्क खानों का नाम बताइए। तो उड़ीसा में जो लौह अयस्क खाने हैं उसको बताना है। तो सुंदरगढ़ है, क्योंझार है, मयूरभंज है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से कि देखो वो लिखेंगे यहाँ पे ओ, वो सुंदर है कौन? वो सुंदर है कौन? मयूर, यानी मोर जो होता है वो सुंदर होता है, तो वो सुंदर है कौन? मयूर। तो ओ से उड़ीसा हो जाएगा, सुंदर से सुंदरगढ़ हो जाएगा, मयूरभंज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे लिख सकते हैं क्यों सुंदर है, तो क्योंझर हो जाएगा, ठीक है। 2 नाम लिखना है, 2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आपका पूरा नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, नीले कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? तो जो नीला कॉलर श्रमिक होता है वो कौन होता है? वे श्रमिक
श्रमिक जो शारीरिक श्रम करते हैं और कारखानों में मजदूरी काम करते हैं या मिस्त्री ड्राइवर होते हैं, उन्हें नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं। सिंपल परिभाषा आसान शब्दों में, ठीक है। यानी जो श्रमिक होते हैं, जो कंपनी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, ऐसे मजदूरों को नीला कॉलर श्रमिक कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यहाँ पे कह रहा है मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। 2 नंबर का प्रश्न, 2 कारक पूछा है। मानव विकास सूचकांक कैसे प्रभावित होता है? शिक्षा के स्तर से प्रभावित होता है, आय स्तर या जीवन प्रत्याशा के आधार पर प्रभावित होता है। यानी शिक्षा का स्तर जो उच्च होगा तो मानव विकास भी उच्च होगा, आय स्तर उच्च होगा तो मानव विकास जो है स्तर उच्च होगा। लेकिन अगर शिक्षा का स्तर कम होगा या मानव का आय कम होगा तो मानव विकास कम होगा। इसका मतलब ये दोनों जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के मध्यकालीन नगर किस रूप में विकसित हुए थे? तो भारत के जो मध्यकालीन नगर थे वो व्यापारिक केंद्र के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में, प्रशासनिक नगर के रूप में विकसित हुए थे। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं धार्मिक स्थल के रूप में, जैसे कि सबसे प्राचीन नगरी जो माना जाता है वो काशी बनारस माना जाता है, ऐसे टाइप का। तो धार्मिक हो जाएगा, व्यापारिक केंद्र लिख सकते हैं, 2 पॉइंट, ठीक है। आगे इसमें देखिए नेक्स्ट है कि किसी देश के साक्षर जनसंख्या का उच्च अनुपात किस बात का सूचक होता है? यानी अगर किसी देश में जो जनसंख्या है और वो साक्षर है, ठीक है, और साक्षर में अनुपात ज़्यादा है तो किस बात का सूचक करता है? वहाँ पे बताता है कि यह देश सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। यानी पूरी तरह से वो क्या करता है? सामाजिक और आर्थिक विकास होता है उसका, ठीक है। आगे यहाँ पे आर्थिक विकास क्या होता है जिसमें लिखेंगे जब किसी देश की आय, उत्पादन या जीवन स्तर में वृद्धि होता है तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात है, अगर आय बढ़ेगी तो मानव विकास करेगा, उत्पादन बढ़ेगी तो मानव विकास करेगा, जीवन स्तर उच्च होगा तो मानव विकास करेगा। तो सिंपल सी बात है, आर्थिक विकास जो है कहीं न कहीं ये सब जो है इसके परिभाषित कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए पल्ली बस्ती को क्या जो है बताना है, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए या पल्ली क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्ली बस्ती वे क्षेत्र जहां अधिकांश लोग कृषि पशुपालन से जुड़े होते हैं, जनसंख्या घनत्व कम होता है, उसे पल्ली बस्ती कहते हैं। ये बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब पल्ली बस्ती जो होती है दूर दूर बिखरी पूर्वा होता है, कस्बा होता है, उसी को पल्ली बस्ती कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है महानगर क्या होता है? तो महानगर जैसे कि नगर है मान लो, ठीक है, नगर होता है जैसे कि एक शहर हो गया, नगर हो गया। अगर वो बड़ा शहर हो, बड़ा शहर में जनसंख्या ज़्यादा वहाँ पे हो तो क्या हो जाएगा? महानगर हो जाएगा, ठीक है। यानी वह शहर, वह बड़ा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तो उसे जो है आर्थिक क्रिया, वहाँ पे अनेक आर्थिक क्रियाएं होती हैं तो उसे महानगर कहा जाता है। एक सिंपल परिभाषा आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न का। 4 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। इसका उत्तर जो है आपको लिखना है। 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, 4 नंबर आपको मिलेगा। जैसे मानव भूल का उद्देश्य क्या है? मानव भूल के उद्देश्य में आप ले सकते हैं इसकी विशेषता, उद्देश्य पूछेगा तो आंसर यही होगा। मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझना, ये उसका उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा, संसाधनों का उपयोग का अध्ययन करना, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा, विभिन्न समाजों की जीवन शैली जो है वो अर्थव्यवस्था को जानना, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। भौगोलिक परिस्थितियां और मानव जीवन को प्रभाव को बताना, ये सब मानव के उद्देश्य हो जाएंगे, मानव भूगोल के, ठीक है। आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है, इसको कैसे प्रभावित किया जाता है, तो मतलब कैसे परिभाषित किया जाता है। तो उसमें आप लिखेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। इसका छोटा सा फार्मूला लिख देंगे, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। लिंगानुपात बराबर होता है महिलाओं की संख्या, यहाँ पे नीचे लिख देंगे, बटे पुरुषों की संख्या, ठीक है, बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, इसे लिंगानुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। ऐसे मापा जाता है। तो ये फार्मूला आप जरूर लिखेंगे क्योंकि फार्मूला के बिना अधूरा है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, तकनीकी मानव जीवन कैसे प्रभावित करती है? तकनीकी से जो है, जो टेक्नोलॉजी है, इससे मानव का जीवन सरल हुआ है और काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब कैसे मानव जीवन को प्रभावित करता है तो उसमें आप लिखेंगे आज के डेट में कृषि उत्पादन में जो है वृद्धि हुई है, यानी बढ़ोतरी हुई है, कृषि उत्पादन बढ़ा है। तो कैसे? तकनीकी के आधार पर बढ़ा है, ठीक है। आज के डेट में किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद, विभिन्न प्रकार के मशीनी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे उत्पादन बढ़ा हुआ है। आगे है उद्योगों में स्वचालन से रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। यानी कह सकते हैं कि जो उद्योग स्वचालन हुए हैं उससे रोजगार के नए नए अवसर भी मिल रहे हैं। संचार या यातायात में सुविधा आई है, ठीक है।
शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला है। तो ये टेक्नोलॉजी का देन है जो कि मानवता तेजी से आगे बढ़ा है। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गैरसैंण नगर को उदाहरण सहित समझाइए। गैरसैंण नगर क्या होते हैं? वह नगर गैरसैंण नगर वह नगर होता है जिसमें सेना की छावनी, सैनिकों के लिए आवास, प्रशिक्षण केंद्र और जो है रक्षा से संबंधित संस्थान होते हैं, उसे गैरसैंण नगर कहते हैं। जैसे अम्बाला कैंट, मथुरा कैंट या मेरठ कैंट या जालंधर कैंट, ये सब भारत के गैरसैंण नगर आते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पे सेना के प्रशिक्षण का केंद्र होता है, जहाँ उनकी छावनी होती है, उसी को गैरसैंण नगर या छावनी नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के संबंध को बताना है। हरित क्रांति के संबंध को बताना या फिर हरित क्रांति के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप लिखेंगे हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरुआत किया गया था। इसमें क्या किया गया था? इसमें उच्च उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें अच्छी किस्म की जो है बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, इन सब का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया था और मुख्यतः जो इसमें गेहूं चावल की पैदावारी भी बढ़ाई गई थी। तो आप इस प्रकार से ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे इसमें है नेक्स्ट की कह रहा कि शहरी अपराधों के कारण उपाय बताइए। जो शहरों में अपराध हो रहे हैं उसके कारण क्या है और उसका उपाय बताना है। तो बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण माना जाता है, गरीबी है, असमानता है, भीड़ भाड़ है, नशा है। अब इसको देखिए काम कर सकते हैं, आप इसको डायग्राम में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 पॉइंट लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे जो यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिखा गया है, यहाँ पे लिखिए बेरोजगारी, यहाँ पे लिखिए गरीबी, यहाँ पे लिखिए असमानता, यहाँ लिखिए भीड़ भाड़। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको डायग्राम में बना के उसके बारे में थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब उसका उपाय क्या है? तो उपाय में लिखेंगे इसमें कि शिक्षा और रोजगार का अवसर जो है वो बढ़ाना चाहिए। पुलिस जो है मजबूत व्यवस्था उसको बनानी चाहिए, पुलिस को सामाजिक नैतिकता का प्रचार करना चाहिए और अपराधियों को जो है पुनर्वास यानी जो है उनको ऐसी सजा दें कि दोबारा वो जो है घटना ना घट सके उनके द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। आगे इसके बाद है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शुरुआत होता है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नगरों की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो नगरों की विशेषता में आप यहाँ पे ले सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या क्या हेडिंग बना सकते हैं, डायग्राम भी इसमें बना सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो डायग्राम का प्रयोग करके उसको लिख के एक एक करके उसकी व्याख्या कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे नगर में क्या क्या विशेषता होती है, तो उच्च जनसंख्या घनत्व देखने को मिलती है, पहला पॉइंट। दूसरा, उद्योग व्यापार परिवहन केंद्र वहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा भी अधिकता देखने को मिलती है। अगला, बहुमंजिल इमारत होती है, आधुनिक जीवन शैली वहाँ पे देखने को मिलती है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में तुलना में अधिक आय और सेवा जो है वहाँ पे प्रदान होता है। तो इसको हेडिंग बना के इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो ये 1 से 1.5-2 पेज में चला जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के कारण प्रभाव और नियंत्रण के उपाय बताइए। तो यहाँ पे 2+2+2 ऐसे करके नंबर आपको मिलेगा। तो जब आप पहले कारण बताएंगे तो आपको 2 अंक मिलेगा। क्या कारण है जिससे वायु प्रदूषण फैलता है? तो उसमें पहला है वाहन से निकलने वाले धुएं, उद्योग, धूल, जो तूफान चलते हैं, आंधी चलती है, धूल उड़ता है, इस प्रकार से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। कोयले और पेट्रोलियम को जलाना, ये भी इससे भी वायु प्रदूषण होता है। अब इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो सांस संबंधी रोग हो सकता है, फसल की क्षति हो सकती है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, ये इसके प्रभाव हो जाएंगे। 2 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे जिसके बारे में थोड़ा सा बना के लिख देंगे। इसके बाद उपाय में देखिए वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, जो वाहन होते हैं उससे जो उत्सर्जन होता है उससे जो है नियंत्रण किया जाए, पेड़ों को लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाया जाए और उद्योग में फिल्टर जो है लगाया जाए और चिमनी का जो है वो उपयोग किया जाए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाए, ज़्यादा जो है अगर बस ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे तो शायद जो है कुछ ना कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर दोस्तों आएगा आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि उड़ीसा की राजधानी पूछा जाएगा आपसे या पूछ सकता है, कोई भी एक राजधानी पूछ सकता है तो मानचित्र में आपको दर्शाना होगा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। सर्वाधिक क्षेत्रफल और राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर एक गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब हो जाएगा और चाय उत्पादक राज्य असम हो जाएगा। तो इसको मानचित्र में भरना है तो फटाफट भर लेते हैं। पहला है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तो यहाँ पे मानचित्र में देखेंगे उड़ीसा कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश के बगल में यहाँ बंगाल है और उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे उड़ीसा है। तो आप इस प्रकार से गोला कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे भुवनेश्वर। ठीक है, उसकी राजधानी जो है
आप लिखेंगे भुवनेश्वर, इस प्रकार से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो राजस्थान हो जाएगा, और दूसरा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो दोनों भर लेते हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला दोनों। तो यहाँ पे देखिए दोनों सामने सामने यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका यूपी हो जाएगा, यूपी के सामने यहाँ पे राज्य है तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान और यूपी, राजस्थान में क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और यूपी में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे अगला देखिए, अगला है गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब हो जाएगा और चाय उत्पादक राज्य असम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भर लेते हैं मानचित्र में। तो देखिए एक कोने पे यहाँ पे पंजाब है, ठीक है, और दूसरे कोने पे यहाँ पे असम है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो है असम में चाय उत्पादन होता है, पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। वैसे देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है, आप यूपी भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका संसार वाला पूछा जाएगा, जैसे कि दक्षिण अमेरिका का विशाल अनाज कृषि क्षेत्र तो जो है पंपास क्षेत्र हो जाएगा, जो कि अर्जेंटीना में है। और अर्जेंटीना कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में जो है, यहाँ पे जो ये टर्निंग पॉइंट है ऐसे घुमावदार, यहाँ पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के जस्ट नीचे यहाँ पे एक बड़ा सा देश दिखाई देगा आपको अर्जेंटीना, यहाँ पे गोला कर देंगे और गोला करके आप यहाँ भर देंगे अर्जेंटीना, ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ भर देंगे अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप यहाँ पे फर्स्ट इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है कि कनाडा के प्रमुख मृदु पदार्थ उत्पादन क्षेत्र भरना है, यानी जहाँ पे जो है कच्चा माल जो उत्पादन होता है, तो ओंटारियो जो है आपका हो जाएगा, या कनाडा की राजधानी भी पूछ सकते हैं, ओटावा इसकी राजधानी है। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है और सबसे ऊपर यहाँ पे कनाडा देश पड़ता है, तो आप यहाँ पे कनाडा भर देंगे। नहीं आएगा तो कम से कम देश का नाम तो भर ही देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन अगला है यहाँ पे कि एक प्रमुख पेट्रोल उत्पादक जो है देश बताना, तो सऊदी अरब भर सकते हैं, ईरान इराक भर सकते हैं। तो सऊदी अरब भरना आसान है, यहाँ देखिए भारत है, भारत के जस्ट सामने यहाँ पे देखिए सऊदी अरब है, ठीक है। तो आप यहाँ पे छोटा सा से गोला कर देंगे और यहाँ पे जो है लिखेंगे सऊदी अरब, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे सऊदी अरब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप है। तो यहाँ पे देखिए भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से एशिया महाद्वीप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो 4 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद पांचवा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप पूछा है, तो यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। तो नीचे जो है आपको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप दिखाई देगा, इस प्रकार से इसको यहाँ पे लिख देंगे अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो 5 आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों पूरा पेपर आप सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसे बनाकर लिख कर आएगा दोस्तों, छोड़ कर मत आइएगा, नहीं तो आपका उतना नंबर कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।